हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहाँ आज अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन नंबर 22 मानव पाचन तंत्र, इसका पार्ट नंबर 9, जिसमें दांत, आंत्र और यकृत इनकी आंतरिक संरचना के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ये टॉपिक अपन ने छोड़ दिए थे नोट्स में, इसलिए आज इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले इसी लेसन के पार्ट 8 में उपलब्ध करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। देखिए, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दांत की संरचना। तो दांत की जो संरचना होती है, अपन मानते हैं दांत क्या होता है, एक मानव शरीर का कठोरतम पार्ट अपन इसे कह सकते हैं। इसका कारण क्या माना गया, इसका जो बाहरी आवरण जो होता है उसके ऊपर इनेमल पाया जाता है। इनेमल क्या होता है, जीव जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ माना गया है, जिसके कारण अपन कहते हैं दांतों का विघटन नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसे जला दिया जाता है, फिर भी दांत वगैरह नष्ट नहीं होते हैं। और इन्हीं का फिर अपन अस्थि विसर्जन करते हैं, दांत और अस्थियों का। जो दांत होते हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, शिखर, ग्रीवा और मूल। ये 3 पार्ट ऊपर वाला अपन कहते हैं शिखर पार्ट, ये ग्रीवा भाग, और ये क्या होता है, मूल भाग होता है। ऊपर ही ऊपर अपन कहते हैं इनेमल होता है। इनेमल के अंदर जो डेंटिन पार्ट होता है वह पाया जाता है। फिर ये मसूड़े होते हैं, सीमेंट यानी जो मसाला भरा हुआ होता है इसके अंदर। फिर अपन कहते हैं अस्थि, मूल वगैरह उपस्थित होते हैं। ये दांत की संरचना होती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन कलरफुल दांत की संरचना भी देख सकते हैं। अपने को 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, शिखर, ग्रीवा और मूल। और इनके पार्ट देख लीजिए, इनेमल, डेंटिन, ये रुधिर वाहिनियाँ है इधर, ये मसूड़ा भाग, अस्थि, सीमेंट भरा हुआ, मूल रंध्र होते हैं और मूल रंध्र का खुला छोर। ये दांत की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक दांत की संरचना में अगर अपन देखें तो मुख्य कितने पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। दांत की संरचना में मुख्य 3 भाग होते हैं, शिखर, ग्रीवा और मूल भाग। 3 भाग मुख्य रूप से माने गए हैं। दांत का जो ऊपरी भाग होता है ना, उसे क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। दांत का ऊपरी भाग शिखर कहलाता है। मूल तथा शिखर के मध्य का जो भाग होता है वह मसूड़ों के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, जिसे अपन ग्रीवा के नाम से जानते हैं। यानी कि ऊपरी भाग तो शिखर होगा और मूल तथा शिखर के मध्य यानी बीच का जो भाग होता है जो मसूड़ों से घिरा हुआ रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रीवा भाग के नाम से जानते हैं। तथा दांत का निचला भाग जो जबड़े की अस्थि के गर्त में स्थित रहता है वह क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। इस आधार पर 3 पार्ट हो जाते हैं, शिखर, ग्रीवा और मूल। फिर आगे अपन देखते हैं कि दांत का जो निर्माण होता है ना, वह किससे होता है, डेंटिन से होता है। दांत का निर्माण डेंटिन से होता है और दांत के केंद्रीय भाग में मज्जा गुहा पाई जाती है, जिसमें दांत कोशिकाएं या दंत कोशिकाएं कह सकते हैं, दंत कोशिकाएं, रुधिर वाहिनियाँ तथा तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। मज्जा गुहा में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, एक तो दंत कोशिकाएं पाई जाएगी, साथ में रुधिर वाहिनियाँ होती हैं और तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। दांत के आधार भाग में एक रक्त छिद्र पाया जाता है। दांत का जो आधारी भाग होता है ना, उसमें एक अपन मान सकते हैं कि छिद्र पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, शीर्ष छिद्र के नाम से जानते हैं। इस छिद्र द्वारा क्या होता है, इस छिद्र द्वारा दांत को रक्त और तंत्रिकीय संवहन प्रदान किया जाता है। जो दंत छिद्र होता है ना, उसके द्वारा दांत को रक्त और तंत्रिकीय संवहन दिया जाता है। दंत कोशिकाओं की सक्रियता से दांत के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। दंत कोशिकाओं की जो सक्रियता होती है उससे दांत के आकार में वृद्धि होती है। एक निश्चित आयु के पश्चात यह छिद्र निष्क्रिय हो जाता है। एक निश्चित आयु के पश्चात अगर अपन देखें तो यह जो छिद्र होता है वह निष्क्रिय हो जाता है और दांत का जो विकास होता है, ग्रोथ होती है, वह क्या होती है, रुक जाती है। दंत कोशिका क्या करती है, डेंटिन का स्त्राव करती है। दंत कोशिका के द्वारा डेंटिन का स्त्राव किया जाता है। ये डायग्राम जो अभी मैंने पहले भी दिखाया था आपको दंत संरचना का। फिर आगे अपन देखेंगे कि दांत का जो शिखर भाग होता है, दांत का शिखर भाग क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि इनेमल द्वारा ढका हुआ रहता है और यह शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इसी के कारण दांतों की मजबूती बनी हुई रहती है। ये थी अपनी दांत की संरचना, एक छोटा सा टॉपिक था
तो अपने को मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है, दांत के कितने पार्ट बताए थे, 3 पार्ट, शिखर, ग्रीवा और जो मूल होती है। ऊपरी भाग शिखर होता है और शिखर और जो मूल के बीच का जो भाग होता है वह ग्रीवा होता है, जो मसूड़ों में घसा हुआ रहता है। और मसूड़ों से नीचे अपन कहते हैं कि जो अस्थि गर्तिकाओं में जो होता है उसे अपन मूल के नाम से मानते हैं। दांत जो होते हैं वह डेंटिन से निर्मित होते हैं, ऊपर इनेमल का आवरण पाया जाता है जो इन्हें कठोरता प्रदान करता है। इसमें एक दंत छिद्र होता है जो क्या करता है, ब्लड सप्लाई वगैरह का कार्य करता है। अब अगला जो टॉपिक है ना दोस्तों, वह है इलेम या सुधांत्र की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में अपने को यहाँ पर देखना है। पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह क्या है, इलेम या सुधांत्र की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। तो इसमें अपन देख सकते हैं, देखिए कि सबसे 4 मुख्य पार्ट इसमें दे रखे हैं, श्लेष्मी पेशी, अधश्लेष्मिका, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर और सिरोसा स्तर। 4 मुख्य स्तरों में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। फिर इसके अंदर देखो मुख्य संरचना, एक तो रसांकुर होते हैं, ये जो अवशोषण में सहायक होते हैं। अधश्लेष्म रुधिर वाहिनियाँ भी इसके अंदर उपस्थित होती है। रसांकुर क्या होते हैं, इसमें फैले हुए रहते हैं, यानी कि एक क्षेत्रफल को बढ़ाने में भी क्या होते हैं, सहायक माने जाते हैं और अवशोषण का कार्य करते हैं। देखिए इसके बारे में, इलियम या सुधांत्र की आंतरिक संरचना। तो इलियम की आंतरिक संरचना में 4 भाग होते हैं दोस्तों। एक तो होता है सिरोसा भाग, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। ये चारों पार्ट अभी मैंने आपको डायग्राम में बताए थे। तो आगे देखिए इसके अंदर कि श्लेष्मिका और जो अधश्लेष्मिका क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, वलित होते हैं। वलित यानी वलयाकार हो जाते हैं। इनमें वलन जो होता है 8 mm के होते हैं। वलन जो पाया जाता है 8 mm के होते हैं। इन्हें केकरिंग के वलन के नाम से भी जानते हैं, केकरिंग के वलन भी कहते हैं। श्लेष्मिका के वलनों पर 1 mm अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। ध्यान रखना, जो श्लेष्मिका होती है उसके वलन पर 1 mm अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें पर क्या कहते हैं, रसांकुर के नाम से अपन जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। रसांकुर की प्रत्येक उपकला कोशिका पर 1 मिली माइक्रोन लंबे लगभग 1000 सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्मांकुर के ब्रूस बॉर्डर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सूक्ष्मांकुर किसका निर्माण करते हैं, ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करेंगे। और वलन रसांकुर एवं सूक्ष्मांकुर की उपस्थिति से आंत्र की पाचन एवं अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी अपन कह सकते हैं सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं, रसांकुर वगैरह ये क्या करते हैं, आंत्र की जो सतह होती है उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं और साथ में अवशोषण का कार्य भी करते हैं, जिससे अवशोषण ज़्यादा होता है। इलियम के श्लेष्मिका स्तर में लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो इलियम का श्लेष्मिका स्तर होता है ना, उसमें लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे पेयर समूह कहते हैं, पेयर के समूह कहते हैं। आंत्र वलित होकर नलिकाकार आंत्र ग्रंथियाँ बनाती है। जो आंत्र होती है वह वलित होकर नलिकाकार आंत्र ग्रंथियाँ बनाती है। इन ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं, लिबरकुन गर्तिकाएँ कहते हैं। लिबरकुन गर्तिकाओं के नाम से अपन इसे जानते हैं। इन गर्तिकाओं में क्लस कोशिकाएँ, आंत्रीय कोशिकाएँ, पेनेत कोशिकाएँ उपस्थित होती है। तो पूछ सकते हैं गर्तिकाओं में कौन सी कोशिका, एक तो क्लस कोशिका, आंतरिक कोशिका और पेनेत कोशिका उपस्थित होती है। इनमें जो क्लस कोशिकाएं होती है ना दोस्तों, वह क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्राव करती है। क्लस कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्राव करती है। आंतरिक जो कोशिकाएं होती है वह एंजाइम का स्त्राव करती है, जबकि जो पेनेत कोशिकाएं होती है ना, वह लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं उसका स्त्राव करती है, जो जीवाणु को मारने का कार्य करता है। ग्रहणी भाग में श्लेष्मा का स्त्राव करने के लिए अपन देखते हैं कि कुंडलित श्लेष्म ग्रंथियाँ ग्रहणी की अदर श्लेष्मिका में पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथियाँ कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर कि ग्रहणी भाग में श्लेष्मा का स्त्राव करने के लिए कुंडली जो श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है, ग्रंथियाँ पाई जाती है, उन्हें ब्रूनर ग्रंथियाँ कहते हैं। ये देखिए डायग्राम पहले भी दिखाया था, ये डायग्राम हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है, इसमें आंत्र वलन देख रहे हैं। आपको जो भी डायग्राम अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हो। अब एक पार्ट बचा हुआ है यकृत की आंतरिक संरचना, उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यकृत, यकृत क्या होती है दोस्तों, यह शरीर की एक मुख्य पाचन ग्रंथि के नाम से अपन जानते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो देखिए यकृत की जो आंतरिक संरचना होती है ना, वह अपन देखते हैं यकृत 2 पालियों में डिवाइड होता है। छोटा क्वेश्चन आता है कहीं पर, यकृत कितनी पालियों में डिवाइड होता है, 2 पालियों में डिवाइड होता है, एक तो दाएं पाली और एक
बाईं पाली, इनमें यह डिवाइड माना जाता है। यकृत की जो दाईं पाली होती है ना, वह बाईं पाली से क्या होती है, बड़ी होती है। दाईं पाली बाईं पाली से बड़ी होती है और दाईं पाली की निचली सतह पर एक पतली दीवार पर थैलेनुमा हरे रंग का पित्ताशय उपस्थित होता है। यानी कि दाईं पाली बाईं पाली से बड़ी होगी और दाईं पाली की जो निचली सतह पर होती है उस पर एक पतली दीवार पर थैलेनुमा हरे रंग का पित्ताशय होता है। पित्ताशय क्या करता है, जो यकृत के द्वारा पित्त का स्त्राव होता है उसे एकत्रित करता है। पित्ताशय में यकृत कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित जो पित्त होता है उसको संचित किया जाता है। पित्त पीले रंग का होता है, इसमें पित्त लवण तथा पित्त वर्णक पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति होती है। दोनों यकृत पिंडों से निकली यकृत वाहिनियां मिलकर सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती है और सामान्य यकृत वाहिनी तथा पित्ताशय की वाहिनी के मिलने से सामान्य पित्तवाहिनी का क्या होता है, निर्माण होता है। सामान्य पित्तवाहिनी का निर्माण होगा जिसे उकडस कोलोडोकस कहते हैं। उकडस कोलोडोकस कहते हैं। यह पितरस को ग्रहणी में पहुंचाती है। इसके खुलने के स्थान पर एक कपाट भी पाए जाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, ओडाई का अवरोधिनी के कहते हैं। यकृत का निर्माण अनेक यकृत पालिकाओं द्वारा होता है। यकृत का जो निर्माण होता है ना, अनेक यकृत पालिकाओं के द्वारा अपन कह सकते हैं इसका निर्माण माना जाता है। अनेक यकृत पालिकाओं द्वारा निर्माण होता है। यकृत पालिकाओं का निर्माण यकृत कोशिकाएं करती है और इन कोशिकाओं की भित्ति से संलग्न जो उपर कोशिकाएं पाई जाती है ना, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, महाभक्षकाणु के नाम से जानते हैं। ये कोशिकाएं जीवाणु तथा रक्ताणु का क्या करती है, विघटन करने का कार्य करती है। ये यकृत की नॉर्मल बातें थी दोस्तों। अगर आपको इसको डिटेल में देखना हो तो इसी पार्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देखना, बोर्ड पर मेरा अच्छे प्रकार से समझाया गया। पाचन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, उसे भी आप देख सकते हो। ये केवल नोट्स के लिए मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। इसके पश्चात अपना लेसन जो होता है वह कंप्लीट होता है। ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है पाचन तंत्र का डायग्राम, अगर आपने नहीं बनाया तो ये डायग्राम अपने को यहाँ पर बनाना है। इस डायग्राम में ये डायग्राम भी देख लीजिए अच्छे प्रकार से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देखकर ये डायग्राम बनाना अपने को। इसके पश्चात ये आपके पाचन तंत्र का डायग्राम, अगर बुक नहीं है तो यहाँ से आप इसे देखकर आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपना छोटा सा एक पार्ट नंबर 9 इस लेसन का, जिसमें दांत, आंत्र और यकृत की संरचना के बारे में नोट्स के साथ पढ़ा है। इससे जस्ट जो अगला वीडियो आएगा उसमें इस पार्ट के अपन पाठ्य पुस्तक पर्सन जो है उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ग्रुप सदस्यों से कहना चाहूँगा कि साथ साथ में नोट्स बनाइए और नोट्स ग्रुप में सेंड कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।